गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 10 का इकोनॉमिक्स लेकर के हम आए हैं। चलिए आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ना है हमको अर्थव्यवस्था। देखिए इकोनॉमिक्स है जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का जो इतिहास है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये है अर्थ व्यवस्था। अर्थ मतलब क्या होता है? धन, ठीक है। अब व्यवस्था का मतलब क्या होता है? इसको सही ढंग से रखना, सही ढंग से रखना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको समझिए कि जब कोई व्यक्ति काम करता है और काम करने के दौरान जो है जब उसे आय होती है तो वह उस आय को अपने जो खर्च करने वाला या अपने जो इस्तेमाल करने वाला वस्तु होता है उसको खरीदता है और खरीदने के पश्चात जो है उसके बदले में जो है धन देता है। तो देखिए इससे जो है उसकी जिंदगी जो है वो सुचारू रूप से क्या होती है? चलती है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था की आप परिभाषा दे सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की क्या है? एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? एक प्रणाली है, ठीक है। अब देखिए भारत 1947 में जब आजाद हुआ था तो उसके पहले जो है वह है अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, कॉलोनी था, है ना। तो उस समय जो है अंग्रेज लगभग भारत को 200 वर्षों तक के शोषण किए, है ना। और शोषण करते रहे 200 वर्षों तक के। जब शोषण करते रहे तो ऐसी स्थिति में भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब हो गई, है ना। यहाँ पर जो लोग थे वो भूखे रहने लगे, भूखे और भूखे मरने शुरू हो गए, है ना। यहाँ तक कि जो है जो अंग्रेज लोग थे वो यहाँ से जो सामान होता था उसको अपने देश ले जाते और वहां से उसका सामान से कच्चा माल से उत्पादन करके और जो सामान बनता उसको भारत में ला करके खपा देते। तो देखिए ऐसी स्थिति में भारत से एक तरफ तो कच्चा माल का शोषण हो रहा था, दूसरी तरफ जो है वो उसी वस्तु को जो है वो जबरदस्ती भारतीय लोगों पर थोप दिया जाता। तो इससे भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी कमजोर हो गई, है ना। लेकिन जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उस समय जो है भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो भारत की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ, है ना। देखिए उस समय अंग्रेज जब भारत में थे तो भारत के लोगों को आपस में लड़ाते रहते थे। उनका मुख्य काम क्या था? उनका मुख्य काम था फूट डालो और शासन करो की नीति, है ना। कभी सवर्ण और दलितों के नाम पर, तो कभी जो है वो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर। तो इस तरह से जो है वो लोगों को जो है वो आपस में लड़ाते रहते और भारत पर जो है वो इस तरह से लगभग 200 वर्षों तक के शासन किए। अर्थात भारत जो है वो अंग्रेजों का कितने वर्षों तक गुलाम रहा? लगभग 200 वर्षों तक के, है ना। जब आजाद हुआ तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां जो है वो तेज हुई, है ना। और धीरे धीरे जो है वो आर्थिक गतिविधियां तेज हुई और उसके बाद जो है वो भारत जो है वो प्रगति की राह पर चल पड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है देखिए एक पॉइंट बनता है कि अंग्रेज जो है वो भारत का क्या किया बाबू? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उन्होंने शोषण किया। अंग्रेज जो थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या किए? शोषण किए, ठीक है। देखिए एक शब्द आता है बाबू उपनिवेश। देखिए इसको समझिए, उपनिवेश कॉलोनी, ठीक है। देखिए कॉलोनी का अर्थ क्या होता है? कॉलोनी का अर्थ होता है कि एक बड़ा क्षेत्र में, एक बड़ा शहर में जो है वो एक मोहल्ला टाइप का बसा देना, ठीक है ना, उसी को कॉलोनी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो भारत जो था, भारत पर अंग्रेजों का जो है वो शासन था, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि भारत जो है वो अंग्रेजों का क्या था, एक उपनिवेश था, है ना। यहाँ पर जो है वो अंग्रेज यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे पूरे भारत पर क्या किए, अधिकार कर लिए, है ना। यहाँ पर जो है वो भारत का पूरा आर्थिक राजनीतिक और जितने भी जो प्रगति का क्षेत्र थे सब पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उपनिवेश है क्या। तो देखिए उपनिवेश जो है वो क्या है, जब कोई देश किसी शक्तिशाली देश के द्वारा, ठीक है ना, उसके जो आर्थिक और जो व्यावसायिक या कार्य जो होते हैं उस पर पूरी तरह से जब विकसित देश है, या फिर जो है वो कहा जा सकता है, या समृद्धिशाली देश जो है वो कहा जा सकता है, उसका जब पूरा तरह से जो है वो अधीन हो जाता है, तो इस तरह की जो है वो व्यवस्था को हम कहते हैं क्या, उपनिवेश कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि एक गरीब तबका का जो देश है, जब उस पर एक समृद्धिशाली देश जो है वो अपना आर्थिक राजनीतिक, है ना, ये जो है वो थोपना चाहते हैं, या उस पर जो है वो उनका मनमानी जब चलता है उस देश पर जो है, तब जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारत जो है वो अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था, है ना। भारत जो है, देखिए भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, है ना, क्या था, भारत अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अर्थव्यवस्था का हम शुरुआत दौर में ही बताए, है ना, और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो देखिए वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जो है, या जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, उसको आर्थिक क्रिया के नाम से जाने जाते हैं। माने वैसी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। माने अर्थ जो है वो अर्जन करने वाला क्रिया, है ना। जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी के यहाँ काम करने के लिए जाता है, तो वह जो है वो अपना शारीरिक परिश्रम जो होता है वो देता है उसको योगदान, है ना, और बदले में क्या लेता है बाबू, तो बदले में कुछ धन जो है वो उसको मिलता है, और उससे जो है वो वह अपनी सारी जो आर्थिक क्रियाएं होती है उसको करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो वैसी क्रियाएं जिससे जो है वो कोई व्यक्ति को धन प्राप्त होता है या आय प्राप्त होता है, तो इसको क्या कहा जाता है बाबू, आर्थिक क्रियाएं के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए इसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है वो भिन्न भिन्न बहुत से अर्थशास्त्रियों ने जो है वो दिया है। ब्राउन जो है वो बोले थे कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है ना। इसी तरह का जो है वो डाला गया था। देखिए अर्थव्यवस्था में जो है, इसमें अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, एक योग है ना। सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, एक योग है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है बाबू, अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, या अर्थव्यवस्था जो है वो एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जब कोई वस्तु जो है वो अपनी आय प्राप्त करता है तो उससे अपनी सभी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है। ठीक है, अब जो है वो देखिए आगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, इसको आप कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था जो है उसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है बाबू, 3 भागों में। देखिए अर्थव्यवस्था जो है वो उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट को जो है वो आप लोग लिखते जाइए। ठीक है ना, पॉइंट को क्या करेंगे हम, लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए चलिए उसको भी लिख देते हैं, आर्थिक क्रिया को भी। देखिए वे सारी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, इसको भी लिख लेंगे हम। भारत अंग्रेजों का क्या था, एक उपनिवेश था। ठीक है, भारत जो है वो अंग्रेजों का क्या था,
एक उपनिवेश था। देखिए अगला पॉइंट है कि भारत जो है या अंग्रेज जो है वो भारत का लगभग कितना वर्ष शोषण किया, तो लगभग 200 वर्षों तक के शोषण किया था। फूट डालो और शासन करो की नीति किसकी थी, तो अंग्रेज की थी। देखिए फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों की थी। ठीक है, ये देखिए ऐसे फूट डालो और शासन करो की जो नीति है इसको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए है। ठीक है, ये जो है फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने जो है वो अपनाया था। इसमें खासकर कौन था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब देखिए बाबू अर्थव्यवस्था की जो संरचना है इस पर हम चलते हैं। देखिए देखिए एक और पॉइंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यह कौन कहा था, तो यह जो है वो ब्राउन के द्वारा दिया गया था। चलिए इसको भी लिख देते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन ब्राउन का है। ठीक है, यह कथन किसका है, ब्राउन का है। ठीक है, पॉइंट नंबर आगे चलते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है बाबू, 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। देखिए सबसे पहला आता है अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बाबू प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर होता है। चलिए दूसरा हो गया द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, देखिए प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, ये ना होता है प्राथमिक द्वितीयक या और तृतीयक। अब देखिए बाबू अब इसको हम समझेंगे प्राथमिक क्षेत्र है कुछ, इसमें जो बांटा गया है वो प्राथमिक क्षेत्र क्या है ना। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसको जो है हम लोग देखिए प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं किसको, है ना। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। क्या चीज, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है या कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आता है बाबू, कृषि आ गया, मछली पालन आ गया, है ना। इसके अलावा जंगल से प्राप्त लकड़ी और जो वस्तुएं प्राप्त होती है, उत्पाद प्राप्त होती है, वो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जो आपकी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र को ही क्या कहते हैं बाबू, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आता है कौन कौन, याद रखिएगा, काहे कि ये जो है जो उदाहरण है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल देता है। ठीक है, तो जब चैप्टर समाप्त होगा पॉइंट बाय पॉइंट करके इसे जो है वो हम पढ़ाते जाएंगे, लिखाते जाएंगे और आप लोग जो है वो इसको लिखते जाइए। ठीक है, लेकिन इसमें जब समाप्त हो जाएगा तो इसको जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर जो है जब समाप्त होगा तो हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव लघुतरीय, अति लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय सब तरह का जो है वो क्वेश्चन जो है हम चैनल के माध्यम से ही आपको जो है वो हम करवा देंगे। ठीक है, और ये जो है लगभग 1 महीना जो है वो चलेगा। ठीक है ना, या हो सकता है कि 1 महीना से ज़्यादा चले, क्योंकि इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर प्रकार का है, तो थोड़ा लिखाने में जो है वो बोर्ड पर लिखाने में तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, या फिर बोल करके भी लिखा सकते हैं, है ना। तो चलिए आप देखते हैं इसको।
देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है बाबू? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और जंगल से जो प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं, है ना, जैसे लकड़ी हो गया, गोंद हो गया, इसके अलावा जो है वो फिर कागज बनाने की जो है वो सामान हो गया, फिर इसके अलावा और भी बहुत सा चीजें, मधु भी प्राप्त होती है ना, लकड़ी प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि ये सब जंगलों से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं वो किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अब चलते हैं द्वितीय क्षेत्र में। देखिए द्वितीय क्षेत्र क्या है ना, देखो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया बाबू? इसको कहा गया कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या कहा गया बाबू? औद्योगिक क्षेत्र, है ना, और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया सेवा क्षेत्र। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र जो है, जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान था, है ना। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान काफी कम था, और तृतीय क्षेत्र का योगदान तो उस समय लगभग काफी कम ही था, कहिए, है ना, क्योंकि उस समय जिस समय भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, है ना, और इसके कारण जो है सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग जो है वो नगण्य माना जाए, या फिर सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 10% के आसपास था। तो आप कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है, जो 1901 में इसका जो आंकड़ा जो है लगभग 10%, तो इससे 10% से ज्यादा था, ठीक है ना। लेकिन अब जो है हम इस पर देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए औद्योगिक क्षेत्र, तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या चीज आता है? उद्योग धंधे, है ना, इसके अंतर्गत जो है वो बिजली, इसके बाद जो है वो फिर औद्योग के क्षेत्र इसमें आ गए, है ना, तो जैसे कल कारखाने वगैरह हो गए, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बाबू? तो औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगला है तृतीय क्षेत्र। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ना। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है बाबू? बहुत बड़ा है। जैसे आप समझ सकते हैं इसमें क्या क्या चीज आता है? बैंक एवं बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, है ना, इसके अलावा जो है व्यापार हो गया, ये सब आता है किसके अंतर्गत? सब आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। सेवा क्षेत्र का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है ना। आज आप देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में बहुत सी चीजें जो है वो कैसे आती है। जैसे मान लेते हैं कि आप राजगीर घूमने के लिए गए हैं, है ना, तो जब आप राजगीर घूमने के लिए गए हैं तो सभी जगह का जो है वो आपको पता नहीं है कि कौन कौन सा चीज है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? एक गाइड रखते हैं, है ना, और उससे जो है वह हम लोगों को जो है वो मेन जगह पर ले जाता है, घुमाता है ना, और घुमाता है और बदले में हमसे क्या लेता है? कुछ पैसा लेता है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है वो सेवा क्षेत्र के ही अंतर्गत बोला जाता है ना। आप बैंकिंग में जाते हैं, फिर उसके बाद LIC हो गया, सरकारी क्षेत्र में आप घुसते हैं, बहुत सा चीजें ऐसी है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो आपकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी है, वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी है ना। अब देखिए, अब जो है आप देख सकते हैं कि 1991 में जो है प्राथमिक क्षेत्र लगभग 67% के आसपास था, जो 1947 में घट करके हो गया 58.7%, और जबकि 2007 का जो आंकड़ा है वो घट करके हो गया कितना? 22%। सोचिए, कृषि क्षेत्र जो है आज से लगभग 20 वर्ष पहले बिहार की ही स्थिति को आप जब देख लीजिए तो बिहार में इतना बेरोजगारी था कि लोग जो है ना वो खेतों में काम करते थे। एक परिवार में जो है वो 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति तक के जो है वो लोग होते थे। उनकी संख्या, उनके सदस्य जो है वो 15 व्यक्तियों तक होता था। आज भले वर्तमान समय में जो है वो परिवार जो है वो सीमित हो गया, है ना, लेकिन पहले जो है
वो परिवार सीमित नहीं था, उसके परिवार, और पहले तो परिवार जो है वो संयुक्त परिवार चलता था, उसमें जो है वो कई चाचा भी होते थे, दादा होते थे, है ना, चाचा के जो है वो बेटा बेटी सब जो है वो होते थे। तो इस तरह से पहले जो है वो संयुक्त परिवार चलता था। लेकिन पहले जो है वो बेरोजगारी बहुत अधिक थी, एक व्यक्ति जो है वो घर पे कमाते थे और बाकी सब बैठ करके खाते थे। तो देखिए इससे हुआ क्या कि आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो बहुत जो है ना वो संकीर्ण हो गया, है ना। और खास करके बिहार की स्थिति तो जो है वो काफी जो है ना वो दयनीय स्थिति था। आज भी आप देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो है वो बहुत से लोग लगे हुए हैं, है ना, और बहुत से लोग जो है अब तो बाहर भी कमाने लगे हैं। तो देखिए आज से 20 बरस से 25 बरस पहले बहुत से लोग जो है वो कृषि क्षेत्र में लगे थे, है ना। उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, 3-4-5 महीने तक के उनको काम मिलता, उसके बाद जो है वो बैठ जाते, है ना। धान और गेहूं का टाइम में जो है वो उतना तो व्यस्त होते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो जब खत्म हो जाता था तो फिर जो है वो इनकी जो है वो बेरोजगारी चालू हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पहले बिहार की स्थिति थी। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे जो है वो बिहार की स्थिति में जो है वो सुधार होने का कारण क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप, है ना, जिसमें सेवा क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो देखिए फिर द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था भाव, तो देखिए 1991 में द्वितीय क्षेत्र का योगदान था 12%, लगभग 12.7%, और उसके बाद जो है वो फिर हो गया 1947 में 14%, और उसके बाद 2007 में बढ़ करके हो गया 22%, ठीक है। देखिए इसके बाद तृतीय क्षेत्र का योगदान जो था वो लगभग 23% था, उस समय बहुत कम था, है ना। लेकिन जब 1947 में गया तो 27% हुआ, और जब 2007 का आंकड़ा देखते हैं तो 56% हो गया, है ना। और अभी आंकड़ा जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अभी आप कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा है ना। अभी आप लोग देखे होंगे कि बहुत से लोग जो है वो व्यापार में जुट गए हैं, है ना, बहुत से लोग जो है वो व्यापार में जुट गए हैं, कोई दुकान खोल दिए, तो कोई चाट और पकौड़ा बेच रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो सब्जी बेच रहे हैं, दुकान खोल दिए हैं। तो देखिए ये सब क्या है, ये व्यापार है, और बहुत से लोग जो है वो व्यापार में क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। आज तो बिहार में भी जो है बिजली, सड़क, पानी, फिर उसके बाद अस्पताल, है ना, इसके अलावा जो है वो स्कूल कॉलेजेज जब खुल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में बिहार में भी जो है वो लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं, बहुत से जो है वो व्यापार में जुट गए हैं, इससे उनको जो है वो रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये सेवा क्षेत्र के ही अंतर्गत हुआ है ना। आज सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो बिहार हो चाहे भारत हो, इसकी जो है वो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहा है। चलिए अब देखते हैं भाव कि भारत या अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। देखिए इसको भी जो है वो हम लोग मिटा लें। चलिए थोड़ा इसको और आगे करते हैं, है ना। देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, अब अर्थव्यवस्था को जो है पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया भाव, 3 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखिए ये क्या है, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो संसाधनों का जो स्वामित्व होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें जहां उत्पादन जो होता है, उत्पादन के जो साधनों पर जो स्वामित्व होता है, उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो किसके अंतर्गत, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिक, है ना। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां जो उत्पादन या संसाधन जो हुए उस पर जो है वो किसका अधिकार होता है, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है ना। निजी व्यक्ति जो है वहां इसका संचालन करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसको
क्या कहा जाता है बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, जैसे हो गया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, वहाँ पर चाहे रेलवे हो या फिर जो है वो उसके बाद जो है वो जहाज हो, है ना, या इसके अलावा तेल क्षेत्र हो, कोयला क्षेत्र हो, सब में वहाँ पर जो है वो एक जो है ना वो बोली लगा करके और निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है ना, और वहाँ पर जो है वो वही उसका संचालन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा पूंजीवादी का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, जापान इत्यादि। देखिए दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो यहाँ पर उत्पादन के जो साधनों का जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्तियों के हाथों में नहीं होता है बल्कि सरकार के हाथों में होती है। ठीक है ना, किसके हाथों में होती है? सरकार के हाथों में होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हो गया चीन, क्यूबा इत्यादि। अब देखिए चीन में क्या है? चीन में जो है जो सरकार जो है वो पूरे संसाधन पर सरकार का अधिकार है। वहां पर जो है आप खेती भी अगर करना है तो सब जो है वो सरकार के जिम्मे है। फ्लैट अगर बनाना है, मकान जो है वो बनाना है तो भारत में जो है वो निजी क्षेत्रों में दिया जाता है। बिरला समूह हो गया, उसके बाद जो है वो और हो गया, बहुत सा क्षेत्र है, बहुत से लोग जो है आप जानते हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो जमीन का जो है वो एग्रीमेंट करा करके 100 बरस से या फिर जो है ना वो 100 वर्ष तक के जो है वो कर करके उसको जो है वो एग्रीमेंट कराता है, उस पर जो है वो बिल्डिंग खड़ा करता है और बिल्डिंग खड़ा करने के बाद जो है वो फ्लैट बाय फ्लैट जो है वो लोगों आम लोगों के लिए जो है वो खोल देता है या आम लोगों को जो है वो बेच देता है ना। तो देखिए लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। चीन जो है वहां पर जो है वो जितने भी उत्पादन के साधन है या उसको जो है वो कौन उसका स्वामित्व है? तो सरकार है ना। वहां पर सरकार ही जो है वो सर्वोपरि है। ठीक है, तो इसका उदाहरण कौन है? चीन और क्यूबा। देखिए एक और है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वो सरकार और किसके पास? निजी व्यक्तियों के पास होता है या निजी होता है ना। जैसे देखिए एलटीडी का नाम आप लोग सुने होंगे, कोई कंपनी जो है वो एलटीडी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें उत्पादन होने वाला जो सामान है उस पर सरकार का भी अधिकार है और निजी व्यक्ति का भी अधिकार है, दोनों पार्टनरशिप है ना। इसके बाद देख लीजिए, फिर इसके बाद जो है और भी बहुत सा क्षेत्र आ जाते हैं, है ना, जिसको आप एलटीडी कहते हैं, है ना। इस तरह की कंपनियां हो गया, या इसके बाद जो है ना वो एलआईसी हो गया। एलआईसी में भी सरकार जो है, मोदी सरकार कुछ परसेंटेज जो है वो उसका बेच दे रही है ना। इसी तरह से रेलवे है, रेलवे को भी जो है वो निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है। तो देखिए ये सब क्या है? ये सब जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कुछ सरकार के पास है और कुछ जो है वो निजी व्यक्तियों के पास है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो कह सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है वो कौन है? भारत है ना। क्या है? भारत है। तो एक बार संक्षिप्त रूप से समझ लेंगे कि पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू है। कौन कौन है? एक पूंजीवादी हो गया, जिसमें उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है? निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसमें आ गया कौन कौन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि। दूसरा जो है वो है क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो उत्पादन के जो साधनों का जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास होती है ना, जैसे चीन और क्यूबा। जबकि तीसरा जो है वो कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन के जो साधनों का जो स्वामित्व होता है वो सरकार और निजी व्यक्तियों के हाथों में होती है। इसका उदाहरण कौन कौन है? भारत है। तो चलिए आज हम आप लोग को जो है वो अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर हम लेकर के आए और आप लोग के लिए जो है वो प्रत्येक दिन वीडियो बनता रहेगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और देखने के लिए